जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। यह वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति काल निर्धारित करें। क्या आपका प्रश्न कर रहा है? प्रश्न कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति काल निर्धारित करें। चलिए हम इसका आंसर जो है देखते हैं। दोस्तों, आंसर कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति संबंधित कालक्रम के बारे में अनेक अवधारणाएं निम्नलिखित है। यानी कि इसका जो मुख्य रूप से ये कब की सभ्यता ये कहना तो संभव नहीं है, लेकिन विद्वानों के अनुसार जो है इसके काल को जो है सो 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है पहला देखते हैं। कह रहा है मार्टिन हिलर के अनुसार इसका काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। निर्धारित नहीं है और सत्य नहीं है, क्यों क्या है यहाँ पे माना जाता है। दूसरा कह रहा है आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर इस सभ्यता के 3 चरण माने जाते हैं। प्रारंभिक चरण, ये जो प्रारंभिक चरण की अवधि है दोस्तों ये 3500 ईसा पूर्व मानी जाती है। द्वितीय चरण जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है और तृतीय जो चरण है ये 1900 से 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। आगे क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कुछ विद्वानों इसका कालक्रम 3200 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। चौथा जो है कह रहा है रेडियो कार्बन C14 के आधार पर इसका काल जो है 2500 से 17500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। दोस्तों, इतने जो है हड़प्पा सभ्यता का काल है, लेकिन आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर यानी कि कार्बन 14 के विधि के आधार पर जो काल है इसी को अभी तक सत्य माना जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। क्या कह रहा है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, आंसर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर लिखावट के रूप में प्राप्त की गई है जिन्हें हम मुहर, तांबों के औजार, मर्तबानों के अवठ, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टियाँ, आभूषण एवं प्राचीन सूचना पट्टी पर पाते हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो जो है मुहर पर मिली है, तांबे के औजारों पर भी मिली है, ठीक है, मिट्टी के जो बने हुए थे सूचना पट उस पर भी मिली है। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपके लिए हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर प्रश्न पूछेगा हड़प्पा की लिपि क्या है, तो आप सीधा सीधा इसका उत्तर दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो जो है काल्पनिक लिपि है। इसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना। लेकिन इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच बताई जाती है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकीर्ण। इस लिपि की मौजूदगी से सिंधु घाटी सभ्यता में साक्षरता का पता चलता है। यानी कि ये इस लिपि के आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे दोस्तों? वो पढ़े लिखे लोग थे, वो साक्षर थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दे। क्या कह रहा है?
भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से सिक्के थे। याद रखिएगा, भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। इसका चलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सिक्कों का जो प्रचलन है उसका आरंभ कब से हुआ था। तो आप याद रखिएगा, भारत में जो दोस्तों है सिक्कों का प्रचलन वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ये चांदी और तांबा के बने थे। इन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने थे। इन्हें जारी करने की आकृति एवं लेखा नहीं है। चिन्हों के आधार पर ही इन्हें राजवंशों से जोड़ा जाता है। संभवतः कुछ सिक्के व्यापारियों एवं धनी नागरिकों द्वारा भी जारी किए गए थे। आगे कह रहा है मयूर के छाप वाले सिक्के मौर्य के माने गए। प्रश्न पूछ सकता है कि मयूर के छाप वाले जो सिक्के हैं वो किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे। तो आपको याद रखना है मयूर के छाप वाले जो सिक्के थे वो मौर्य द्वारा जारी किया गया था, ऐसा माना जाता है। मौर्यों ने सिक्कों को ढालने पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। हिंद यूनानियों के समय से सिक्कों को ढालने में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किए थे। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे। तो याद रखिएगा, हिंद यूनानियों ने जो है सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किए थे। सातवाहनों ने भी मूल्यवान धातु के सिक्के चलाए। ईसा के 6ठी शताब्दी तक सिक्कों की संख्या कम हो गई। आशा करता हूँ ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा और मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें बताया है आप उसको गौर से ध्यान से आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो को जो है सो बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं ताकि वो प्रश्न जो है और उसका उत्तर आपको आसानी से याद हो जाए और आप उसे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके। चलिए आगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। चौथा प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था, उन्हें महान क्यों कहा जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप तो को पता हो अशोक जो है सो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, मौर्य वंश के शासक था। इसे इस वंश का महान शासक कहा जाता है। वह अपने अहिंसा की नीति, लोक कल्याणकारी नीति, धर्म की नीति के कारण महान कहा जाता है। ऐसे आपको पता होगा अशोक की शुरुआती दौर में जो युद्ध किया था उस समय उसको चंड अशोक कहा जाता था, लेकिन जब उसने कलिंग के युद्ध के बाद यानी कि कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। जब कलिंग के युद्ध में अशोक ने इतना रक्तपात देखा उसके बाद से उसने युद्ध ना करने की शपथ ली। ठीक है, और वहीं से उन्होंने धर्म की नीति को अपनाया और इसी धर्म की नीति के कारण अशोक को महान कहा जाता है। एक प्रश्न आप याद रखिए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे देखते कर संभवतः विश्व का पहला शासक था जो प्रजा को पुत्रवत समझता था, यानी कि जो अशोक थे अपने प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। उसने युद्ध एवं हिंसा का परित्याग कर दिया एवं भेड़ी घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया। आशा करता हूं दोस्तों ये भी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। देखिए जो भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप सीधे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो आपका प्रश्न है वहाँ पे सीधे आप प्रश्न को भेज सकते हैं और आप हमको कह सकते हैं कि या फिर टाइप करके भेज सकते हैं कि सर ये प्रश्न मुझे नहीं आया। मुझसे जितना हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और जितना हो सके आपके एग्ज़ाम के प्रति आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों वो है 800026533939। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न को।
5 नंबर प्रश्न कह रहा है धम्म क्या है, इसे किसने चलाया। क्या प्रश्न है दोस्तों, धम्म क्या है, इसे किसने चलाया। ध्यान से प्रश्न को देखिए। धम्म विभिन्न धर्मों में अंतर्निहित बातों का सार है। इससे आचार संहिता के रूप में भी देखा जाता है। धम्म के 2 पहलू हैं। पहल का क्या है दोस्तों, स्वीकारणात्मक और निषेधात्मक। स्वीकारणात्मक पहलू दान, दया, क्षमा, अहिंसा, भाईचारा, परोपकार है। वहीं निषेधात्मक जो पहलू है उसे बोलते हैं त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग, पाप से बचना आदि। धम्म मौर्य शासक अशोक द्वारा चलाया गया था। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक किस वंश का शासक था। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, अशोक जो है किस वंश का शासक था, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अशोक जो था दोस्तों मौर्य वंश का शासक था, बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त का पौत्र था। पौत्र मतलब क्या होता है, पौत्र मतलब होता है बेटा का बेटा था, यानी कि अशोक जो है चंद्रगुप्त जो है अशोक के कौन हुए, तो दादाजी हुए, ठीक है ना, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न पूछेगा कि धम्म की शुरुआत किसने की, तो आप याद रखिएगा धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भूमि अनुदान क्या है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है। क्या प्रश्न है दोस्तों, भूमि अनुदान क्या है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है भूमि अनुदान उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को जमीन के रूप में दी जाती है। क्या दी जाती है, जमीन के रूप में दी जाती है। इसे प्रायः बौद्धों, ब्राह्मणों एवं विद्वानों को दान स्वरूप दिया जाता था। भूमि अनुदान की प्रथा को सर्वप्रथम सातवाहनों ने आरंभ की थी। दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आता है हमेशा एग्जाम में कि भूमि अनुदान की प्रथा किस वंश ने चलाई थी, या फिर ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा भूमि अनुदान की प्रथा किसने चलाई। तो आप याद रखिएगा भूमि अनुदान की प्रथा जो है सबसे पहले सातवाहनों ने आरंभ की थी। आगे देखते हैं। सातवाहनों ने बौद्धों एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों प्रश्न कह रहा है इंडिका किसकी रचना है, इसमें निहित विवरण किस विषय पर है। क्या प्रश्न है दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है, इसमें निहित विवरण किस विषय पर है। आंसर कह रहा है दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है, मेगास्थनीज का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से एक आएगा, इंडिका के रचनाकार कौन है, मेगास्थनीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह यूनानी मूल का था। कभी कभार प्रश्न पूछ भी देता है कि मेगास्थनीज किस मूल का था, तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज यूनानी मूल का था। तथा यूनानी शासक सेलूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। इंडिका में निहित विवरण राजनीतिक, भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषय पर है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन, सामाजिक वर्गीकरण एवं तत्कालीन भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने से क्या हानि हुई। आंसर देखते हैं। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा एक कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया, 1600 कितना में लगाया था दोस्तों, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। यह हिंदुओं पर लगाए जाने वाले अत्यंत घृणित कर था। यह नीति मुगल साम्राज्य के विघटन और विनाश का कारण बनी।
जजिया कर लगा देने से राज्य की आय में अवश्य वृद्धि हुई, किंतु उससे मुसलमान व्यापारियों को चुंगी से मुक्त कर देने का कारण राजकीय आय की बड़ी क्षति हुई। चलिए, यहाँ पे क्या किया गया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, लेकिन मुसलमानों को जो है इसमें चुंगी से छूट दी गई। तो इसका मतलब हुआ कि एक तरफ तो औरंगजेब जो है हिंदुओं से कर लेता था, लेकिन मुसलमानों से चुंगी नहीं लेता था, जिसके कारण इसको बहुत सारी आय की क्षति हुई थी। 9 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली। क्या प्रश्न है दोस्तों, भारत को जो है स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली। आंसर देखते हैं, कह रहा है 26 जुलाई 1945 ईस्वी को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में आते ही और क्लीमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही इटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बड़े जोर ढंग से पेश किया। स्थान स्थान पर दंगे हुए। आखिर राष्ट्रवादियों को विभाजन की बात माननी पड़ी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों यहाँ पे आंसर जो है प्रश्न से जो है सो थोड़ा सा भिन्न हो गया है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली। सीधा सा दोस्तों आंसर है कि देखिए, जब 26 जुलाई 1945 में भारत ब्रिटेन की सरकार बनी, ठीक, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो था यानी कि घोषणा पत्र था, उसमें साफ साफ कहा गया था उस समय कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसी के कहने पर जो है सो भारत को स्वतंत्रता मिली। और भी ऐसी कोई बात नहीं कि स्वतंत्रता जो है अंग्रेज़ों ने हमको ऐसे ही दे दी। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको पता होगा कितने हमारे देश के वीर लोगों की मृत्यु हुई, शहादत हुई, कितने जुल्मों के बाद जो सह के हमें आज़ादी मिली है, ये भी कहा जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालें। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। आंसर देखते हैं, कह रहा है मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाएं अनेक रूप से अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो ये गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान फारसी की अच्छी ज्ञाता थी। तुबिनिसा अपनी सुंदर लिखावट के लिए जानी जाती थी। नूरजहां जहांगीर के शासन कार्य में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। मुगल परिवार की रानियां एवं शहजादियां ने वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण भी आरंभ कर दिया था। विदेशी व्यापार के प्रमुख बंदरगाह सूरत से जहां आरा को राजस्व प्राप्त होता था, जहां आरा ने शाहजहांबाद में कई इमारतों के निर्माण की देखरेख भी की थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम लोग 10 ही प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम इससे आगे प्रश्नों को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।